बंगाल से पश्चिम बंगाल में हिंसा, भ्रष्टाचार और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के दुरुपयोग का अब आरोप लगा है और अब इसकी जांच के आदेश दिए जा चुके। एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के मुताबिक राज्य की यूनिवर्सिटीज में कई तरह के भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। इसके साथ चुनावों में भी यूनिवर्सिटी के इस्तेमाल की खबरें हैं। ट्रांसग्रेशन into the election conduct rules by using the university campus and facilities for electioneering. When a series of complaints came, I wanted to know the truth objectively. राज्यपाल के मुताबिक लगातार आ रही शिकायतों के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दावा है कि मौजूदा हालातों की शिकायत कर रहे लोग राज्य के विश्वविद्यालयों की तुलना संदेश खाली से कर रहे हैं। In the universities, people say many Sandesh Khalis. It's not my expression. That is the expression which came in the various petitions that I received here. जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में समिति बनाई जाएगी। दरअसल 30 मार्च को राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने एक यूनिवर्सिटी कैंपस में नेताओं के साथ मीटिंग ली थी, जिसके बाद ये मुद्दा उठने लगा था। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उन्हें मंत्री पद भी गंवाना पड़ा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने शुक्रवार को एक अहम बैठक की थी। इसमें पार्टी ने दिल्ली, हरियाणा और झारखंड के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की, मगर देर शाम तक हुए मंथन के बाद भी सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को शुक्रवार को जारी कर चुकी है और इस घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी जयपुर और हैदराबाद में रैली भी कर रही है। लेकिन इन चुनावों में पार्टी को उम्मीदवारों को लेकर कुछ ज्यादा सोच विचार करना पड़ रहा है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में दिल्ली, हरियाणा और झारखंड के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। दरअसल दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ अचानक कन्हैया कुमार का नाम आने के बाद मामला फंस गया है। यही नहीं, चांदनी चौक सीट पर भी पार्टी नाम तय नहीं कर पा रही है। पार्टी यहां से संदीप दीक्षित और केपी अग्रवाल की बजाय किसी महिला को चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। अभी 1-2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और झारखंड की कोई लिस्ट आने के आसार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें उत्तर पूर्व सीट पर मनोज तिवारी के सामने उतारा जा सकता है। मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में इस बात पर मुहर लगना बाकी है। खबर ये भी है कि कन्हैया कुमार खुद भी दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आज बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मनाएगी और इसको लेकर पार्टी ने देश भर में खास व्यवस्थाएं की हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने 45वें स्थापना दिवस की जोरदार तैयारियां की हुई हैं। बीजेपी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। पार्टी बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के जरिए जनता से संपर्क कर उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। इसके साथ ही बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर एक नया रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। इसके अलावा बीजेपी अपने 45वें स्थापना दिवस पर अपने पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी करेगी। इन कार्यक्रमों में विशेष तौर पर उस इलाके के बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा देश भर में बने पार्टी के सभी कार्यालयों को सजाया गया है, जहां पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। यहां तक कि पार्टी के कार्यकर्ता भी स्थापना दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाएंगे। विधानसभा स्तर पर देश भर में पार्टी नेता व कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के साथ पदयात्रा करेंगे और बाइक रैली भी निकालेंगे। खजुराहो से INDIA गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने पर सियासत गरमा गई है। अखिलेश यादव ने इसे सरेआम लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द होने पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है, साथ ही मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे, तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों? ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने से बीजेपी उम्मीदवार VD शर्मा को यहां से वॉकओवर मिल गया है। माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में दफन हो चुका, लेकिन अभी भी उसकी मौत सियासत की धुरी बनी हुई है। वाकई में एक के बाद एक नेताओं का उसके घर पर जाने का सिलसिला
जारी है। माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाने वाले सियासतदानों में नया नाम जुड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कल लखनऊ से गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां मोहम्मदाबाद में वो मुख्तार के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। खबर है कि अखिलेश यादव मुख्तार की कब्र पर भी जाएंगे, जहां वो मुख्तार को श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को मुख्तार के घर भेजा था। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात कर चुके हैं। ओवैसी लगातार मुख्तार की मौत को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मुख्तार के परिवार से मुलाकात के बाद ओवैसी का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। ओवैसी ने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। मार देंगे रे, तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटना अखिलेश के लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। दरअसल इस सीट से चुनाव लड़ रहे बीएसपी उम्मीदवार इरफान सैफी एसटी हसन के बहाने अपना चुनाव प्रचार को लगातार धार देते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सीट पर बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद इरफान सैफी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए वो सपा पर एसटी हसन वाला तीर छोड़ रहे हैं। इरफान सैफी मुस्लिम इलाकों में घूम घूम कर सपा सांसद एसटी हसन को अपना बड़ा भाई बताकर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इस बार मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया है। उनकी जगह रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया है। इरफान सैफी एसटी हसन का टिकट काटे जाने को मुसलमानों का अपमान बता रहे हैं। एसटी हसन साहब का टिकट करने से लोगों में रोष तो है। एसटी हसन एक बहुत अच्छी शख्सियत थी जो मुसलमानों की आवाज उठाया करते थे। यही नहीं, इरफान सैफी ने मोदी सरकार पर बोलते हुए अब तक के कार्यकाल को मुस्लिमों का उत्पीड़न करने वाला बताया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल सिवाय मुसलमानों को उत्पीड़न करने के अलावा काम ही क्या करा? देखिए उन्होंने क्या काम करा, हमारी लीडरशिप को खत्म करने का काम करा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार करने गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि यूपी में समाज के लिए खतरा बनने वालों का राम नाम सत्य हो जाता है। जब कोई सुरक्षा समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। इतना कहते ही जनसभा में बैठे लोग उत्साहित हो गए। यूपी में आम जनता को परेशान करने वालों को सीएम योगी ने खुली चेतावनी दी है। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। इसके साथ सीएम ने गुंडे बदमाशों को लेकर पिछली सरकारों के कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठाए। लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा। लोग अपराधियों को महिमामंडन करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपने देखा ना, लटका ना, ये लोग बोलते थे पहले, कहते थे नहीं कुछ नहीं होगा, कैसे कुछ। रामनवमी के लिए अयोध्या में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल मंदिर समिति की बैठक में कई बड़े फैसले हुए। राम मंदिर बनने के बाद ये पहली रामनवमी होगी, लिहाजा इसकी तैयारियों को लेकर कल मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक हुई, जिसमें तय किया गया 20 घंटों तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। भीड़ को ध्यान में रखते हुए दर्शनार्थियों को 7 लाइनों में दर्शन कराया जाएगा। मंदिर के बाहर अयोध्या शहर में LED स्क्रीन भी लगाई जाएगी। रामनवमी के दिन अयोध्या में लाखों की भीड़ पहुंचने वाली है, लिहाजा तैयारियां भी उसी स्तर पर की जाएंगी। रामनवमी पर कितनी जनता आएगी, इसका कोई आकलन करना संभव नहीं है। ये संख्या लाखों होगी। भीड़ को देखते हुए 15 से 18 अप्रैल तक कोई विशेष पास भी जारी नहीं किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रांसफार्मर के गोदाम में आग लगने के बाद उसकी लपटों ने कई घंटों तक लोगों को डरा कर रखा था। आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही उसकी लपटें देखी जा सकती थी। रायपुर के भारत माता चौक के पास बिजली विभाग के सब डिवीजन परिसर में आग लगी, जिसके बाद जोरदार धमाकों के साथ वहां रखे ट्रांसफार्मर भी जल गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। आग बुझा रहे दमकल कर्मियों ने इसे छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी आग बताया। धुआं इतना था कि इस आग को बुझाने में बहुत मुश्किल हो रही थी और शायद ये छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े फायर होगी। हम लोगों ने भी इतनी बड़ी फायर इतने बड़ी एरिया में फैले हुए कभी नहीं देखे छत्तीसगढ़ में। आग से रायपुर के गुड़ियारी इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के घरों को भी खाली कराया गया था। वही सामने तो है हमारे घर, हमें छोड़ के आप घर खाली कर दियो। अभी जले में हाथ में मैं कहाँ खाली कर बता। वहीं आग का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री साय ने जांच की बात कही है। ये जो घटना हुई है अभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच करेंगे कैसे आग लगी। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच और तेज हो चुकी है। एक तरफ एजेंसी आरोपियों की तलाश कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए की टीम अब तक कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 18 जगहों पर तलाशी कर चुकी है। एजेंसी ने इस मामले में मुजम्मिल शरीफ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसने मुख्य आरोपियों को सहायता पहुंचाई थी। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। लेकिन इस बीच इस मामले पर एक सियासी घमासान भी छिड़ गया है। वजह है कांग्रेस विधायक और सिद्धारमैया सरकार में मंत्री दिनेश गुंडू राव का ये सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है। तीर्थहल्ली के बीजेपी नेता साईं प्रसाद को एनआईए ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में हिरासत में ले लिया है। अब राज्य की भगवा कलियां क्या कहेंगी कि विस्फोट का कारण हमारी सरकार है? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी रामेश्वरम कैफे विस्फोट में शामिल है क्योंकि बीजेपी नेता को एनआईए ने हिरासत में ले लिया है? क्या आपको और कुछ चाहिए? ये इस बात का सबूत है कि धार्मिक संरक्षण के नाम पर बीजेपी राज्य में जो भगवा आतंकवाद चला रही है वो गंभीर समस्याएं पैदा कर रही हैं। देश पर आरएसएस की विचारधारा थोपने वाली केंद्रीय बीजेपी का इस पर क्या कहना है? लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, वो भी बिहार नहीं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। आरोप है कि 1995 से 1997 के बीच लालू प्रसाद यादव फर्जी दस्तावेज के आधार पर हथियार की सप्लाई करने में शामिल थे। कुल 3 फर्म से हथियार और कारतूस की खरीदी की गई थी। मामले में कुल 23 आरोपी थे, जिनमें से एक लालू यादव भी हैं। इससे पहले ट्रायल के वक्त लालू यादव को फरार घोषित कर दिया गया था। विचारण के दौरान न्यायालय ने ये तथ्य पाए कि ये लालू प्रसाद यादव वही हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया गया। चारा घोटाला, जमीन के बदले नौकरी समेत कई मामलों में एजेंसियों के ऑफिस के चक्कर काट रहे लालू यादव अब आर्म्स एक्ट के पुराने मामले में भी घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि लंबित मामलों या फैसले पर वकीलों पर टिप्पणी बेहद परेशान करने वाली होती है। सीजेआई ने वकीलों से कहा है कि वो खुद को आम आदमी न माने। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को नागपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लिया। समारोह के दौरान सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि अपनी तारीफ के साथ साथ अपनी आलोचना सहने की भी क्षमता रखती है। इस बीच सीजेआई ने इस बात का भी जिक्र किया कि वकीलों की लंबित मामलों या फैसलों पर टिप्पणी करने की आदत बहुत परेशान करती है। You must distinguish yourself from the lay person while reacting to judgments of the court and engaging in legal discussion. Of late, I have been very disturbed by the tendency of members of bar associations to comment on cases which are pending before the court. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि न्यायपालिका ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता और पक्षपात पूर्ण भूमिका निभाई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि न्यायपालिका और बार की स्वतंत्रता के बीच गहरा संबंध है।
मुंबई में एक ऐसा कमरा किराए पर दिया जा रहा है जहां पर अपना गुस्सा निकालने के लिए आप जो चाहें वो तोड़ सकते हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए। इसके लिए सबसे पहले ये सूट पहना जाता है। उसके बाद आप अंदर कमरे में जाकर बोतल और दूसरे सामान तोड़ सकते हैं। इस वक्त मैं आ चुका हूं मुंबई में पहला ओपन हुआ रेज रूम। लोगों का दावा है कि इस तरह बोतलें तोड़ने से उनका गुस्सा शांत होता है। जब आप तोड़ रहे हैं तो कैसा फील कैसा आ रहा है? सैटिस्फाइंग, पूरा सैटिस्फाई फील हो रहा है, मतलब पूरा रिलीफ मिल रहा है, काम हो रही है। रेज रूम के पास अलग अलग तरह के सामानों का ढेर लगा हुआ है जिसे कस्टमर बारी बारी से तोड़ते हैं। अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ हर उम्र के लोग आ रहे हैं। पारिवारिक लोग भी आते हैं, यंगस्टर भी आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, ऑफिस में जो काम करने वाले जो कलीग्स हैं वो कलीग्स भी आते हैं। ये मुंबई में पहला और भारत में इस तरह का तीसरा रेज रूम है। जी न्यूज़।